आज की वीडियो हम डिराइव करने वाले हैं मीन वैल्यू या फिर बोल लो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। अब देखो सिर्फ हम हाफ साइकिल के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए अगर मैं बोलूँ ठीक है एवरेज ऑफ एसी कितना होगा, तो पूरे एक फुल साइकिल के लिए वो जीरो होगा। क्यों होगा देखो, हमें पता है कि एसी करंट इस फॉर्म में होता है ठीक है। तो जितना वो प्लस मैग्नीट्यूड देता है एक टाइम पीरियड में, उतना ही वो माइनस भी देता है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो एवरेज ऑफ एसी जीरो हो जाता है ठीक है। क्योंकि जितना वो प्लस दे रहा है उतना ही माइनस दे रहा है एक टाइम पीरियड में, तो ओवरऑल टाइम पीरियड में अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालें तो वो जीरो आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम T/2 हाफ टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितना दे रहा है ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकलेगा कैसे ठीक है। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो कहता है कि इट इज़ डेट वैल्यू ऑफ डीसी और स्टेडी करेंट, ठीक है एक ही बात है डीसी और स्टेडी करेंट, passing through a circuit in T/2 time period produce the same amount of charge as by AC through the same circuit in T/2 time period। देखो कहने का मतलब ये है कि हमने एक सर्किट लिया ठीक है, उसमें एसी करंट फ्लो करवाया, हमने एसी करंट फ्लो करवाया और क्यू चार्ज प्रोड्यूस करवाया ठीक है, क्यू चार्ज प्रोड्यूस करवाया T/2 टाइम पीरियड में ठीक है। अब क्या किया कि इस एसी को निकाल के वहाँ पे डीसी लगा दिया और सेम उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करवाया उतने ही टाइम पीरियड में, और देखा कि अब भाई ये करंट ले कितना रहा है उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करने में, और इसी करंट को हमने बोल दिया ये जो करंट है यही एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है। इतनी बात क्लियर है। डेफिनेशन यही चीज़ कहता है कि हमने क्या किया कि एक सर्किट लिया, उसमें एसी करंट फ्लो करवाया, हमने क्यू चार्ज प्रोड्यूस करवाया T/2 टाइम पीरियड में, और फिर हमने क्या किया कि एसी को रिप्लेस कर दिया ठीक है, और डीसी लगा दिया। अब डीसी लगा के हमने सेम उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करवाया उतने ही टाइम पीरियड में, और जितना करंट अब लगा ना, हमने देखा कि करंट कितना लगा, और इसी करंट को हमने बोल दिया कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है। अब क्लियर है, क्योंकि भाई सीधी सी बात अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। अब देखो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे एसी की जगह डीसी क्यों लगा है, क्योंकि देखो हमें पता है कि एसी अपना मैग्नीट्यूड कैसे ऐसे चेंज करता है ठीक है। अबे छोटे छोटे इतने वैल्यूज़ देता है कि हमें यही नहीं पता होता कि ये कितनी वैल्यूज़ दे रहा है। भाई हम अगर हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि अगर 1 2 3 है ठीक है, और अपॉन 3 लिखते हैं ना कि कोई कांस्टेंट पार्ट है ठीक है, 1 2 3 प्लस कर दिया और जितने नंबर है उसके अपॉन में रख दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते क्योंकि देखो हमें ये छोटी वैल्यूज़ देता है, हमें यही नहीं पता है कि वो कितनी वैल्यूज़ दे रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका एवरेज कैसे निकलेगा। इसीलिए हम एसी का एवरेज ना निकाल के उसकी जगह हम डीसी फिट कर देते हैं और उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं, और देखते हैं कि भाई कितना करंट ले रहा है वो, और इसी करंट को हम कह देते हैं कि ये एवरेज ऑफ एसी है। अब क्लियर है, आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। देखो अब आगे देखते हैं कि अब डेरिवेशन कैसे होगा। अब अभी हमने क्या किया कि अभी हमने आई एम जो करंट प्रोड्यूस करवाया डीसी में, उसी को कह दिया कि ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर डीसी के लिए अगर हम पर्टिकुलर एक एक चीज़ के लिए बात करें तो डीसी के लिए क्या होगा, फॉर डीसी करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट। तो आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डीसी के लिए, क्यू अपॉन T/2 हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड जितना भी हुआ। यहाँ से क्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू आई एम इंटू T/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब देखो क्या है, हमें पता है कि अगर हम एसी वाले पार्ट के लिए देखें तो करंट क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसी फॉर्म में हम देखते हैं उसको। अब यहाँ से देखो अगर मैं किसी इंस्टेंटेनियस के लिए बात करूँ ठीक है, तो आई को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना कि आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी हो जाएगा ठीक है। अब आगे देखो डी क्यू इज इक्वल टू आई की जगह हमने क्या रख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा ठीक है। सिंपल इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन के बाद हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। देखो डी क्यू जीरो से लेके क्यू तक ठीक है, टी क्यू, और यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा जीरो से लेकर ऑफकोर्स T/2 टाइम पीरियड के लिए, और ये वैल्यू की इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। अब देखो अगर यही चीज़ अगर हम फुल टाइम पीरियड के लिए करते हैं ना तो यहाँ पे T/2 ना आगे टी आ जाता, और हमारा जब हम ये पूरा कैलकुलेशन करते हैं ना तो एट दी एंड वो जीरो आ जाता ठीक है। अब देखो पहले हम T/2 के लिए निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से एक क्यू आ जाएगा ठीक है, क्यू इज इक्वल टू ये आई नॉट तो कॉन्स्टेंट होता है तो आई नॉट बाहर आ जाएगा ठीक है। अब देखो साइन ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा होता है नीचे आ जाता है ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से लग जाएगी, जीरो से T/2 टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखो क्यू ये ओमेगा की बाहर आ जाएगा, ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा तो ये भी बाहर आ जाएगा ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा हो जाएगा ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट कहाँ से लगी, जीरो से
T/2। अब देखो क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, टी में ही करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो टी में जब हम करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा इस टी की जगह T/2 रख देंगे, लिमिट पुट करना तो आता ही होगा। तो T/2 कर देंगे माइनस का कॉस जीरो, ये कॉस जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको अभी हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं पहले। Q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस, यहाँ पे देखो क्या एक चेंज है, हम ओमेगा को, अगर आपको पता है कि ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक सेकंड ये भी देख लेते हैं। हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। 2 पाई न्यू होता है, और न्यू को क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा रफ है, ठीक है। न्यू को क्या लिख सकते हैं हम, 1/टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को इसमें पुट करूँगा तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड आ जाएगा, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। तो कॉस ओमेगा की जगह क्या रख दिया हमने, 2 पाई अपॉन टी इंटू T/2 माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 क्यों है, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो आगे, Q इज इक्वल टू आई माइनस का आई नॉट अपन ओमेगा। अब देखो क्या है, ये 2 से 2 कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, आएगा क्या, सिर्फ पाई आएगा। और हमें पता है कि कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई माइनस का 1 होता है। तो नीचे वाले स्टेप में देखो, Q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपन ओमेगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 पहले से था, ठीक है। तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 2 जब बाहर आएगा, ठीक है, माइनस का 2 जब बाहर आएगा तो ये माइनस, और ये जब माइनस, यहाँ पे देखो आप एक बार देख लो, ये -2 है। और जब यहाँ पे माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा है, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का आई नॉट, ये बाहर आएगा, क्या आएगा, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा हो जाएगा। 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा ही यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या है, Q इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन, इस ओमेगा की जगह हमने फिर से वही वैल्यू डाल दी जो हमने अभी डाली थी, ठीक है, 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन टी यहाँ पे डाल दिया, इज इक्वल टू 2 आई नॉट इंटू ये टी ऊपर चला जाएगा, टी इंटू 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, Q इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई इंटू टी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, आई नॉट अपॉन पाई इंटू टी बच जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, बस ये हो गया डेरिवेशन। बस क्या करना है, देखो यहाँ पे भी हमने Q की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी हमने Q की वैल्यू निकाली है, दोनों को बस इक्वेट कर देना है और हमारा IM का वैल्यू आ जाएगा। IM का ही वैल्यू फाइंड करना है, यही तो एवरेज है। देखो क्या है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या था, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये था, एंड इक्वेशन सेकंड क्या था हमारे पास, इक्वेशन सेकंड ये था। इन दोनों को बस इक्वेट करना है, देखो यहाँ पे। अब देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई एम इंटू T/2, एक Q का ये निकाला था हमने, इज इक्वल टू आई नॉट पाई इंटू टू, दूसरी Q की वैल्यू हमने ये निकाली थी। अब देखो क्या है, इस T से इस T, ये T कट सकता है, ठीक है, इस T से इस T को काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, IM/2 इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई बचा यहाँ पे, ठीक है। जब इन दोनों को काट देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा IM/2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से IM की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/पाई इंटू आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इन दोनों, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इसको आगे जब एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यूज जब हम पुट करते हैं पाई की, तो क्या आ जाता है, IM इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट आ जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब मेन वैल्यू, ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की, ये इतने टाइम्स इसके होता है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज के लिए भी हम यही देख सकते हैं कि IM का परसेंटेज क्या होगा, 63.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है। ये इसका परसेंटेज के लिए होता है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से मीन वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज के लिए अगर हम निकालें ना, तो सेम प्रोसीजर जो आप अपने पीछे देखा ना, वही सेम है। बस वहाँ पे जो हमारे पास IM होता है, वहाँ पे EM आ जाता है, और कोई चेंज नहीं होता। वैल्यूज भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस यहाँ पे IM की जगह EM हो जाता है, ठीक है। ये मैंने दोनों कवर करवा दिया, मीन वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज भी और AC करंट भी, ठीक है।